हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के यूनिट 6 के बारे में। बिकॉज पेपर 1 में हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 ये ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा हलवा क्लियर कर लिया है। एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझा है हम लोगों ने। प्लस पेपर 2 में हम लोगों ने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एज वेल एज यूनिट 3 ये भी पूरा ख़त्म कर दिया है। तो आज आप लोग के यूनिट 6 की वीडियो आ रही है। आने वाले 3 से 4 दिनों में आपके यूनिट 6 भी ख़त्म हो जाएंगे। देन वी विल मूव फर्दर ऑन आवर यूनिट 7 एंड यूनिट 8 जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये मंथ एंड होते होते तक आप लोगों के सभी मतलब पेपर 1 का पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि पेपर 2 के भी सिलेबस हम बहुत जल्दी ख़त्म कर दें। ओके, थोड़ा सा आप लोगों से ये बोलना चाहेंगे कि आई एम डूइंग टू मच फॉर यू ऑल, तो प्लीज़ डू एट लीस्ट 5% और 6% बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग माई चैनल। तो अगर आप शेयर करते हो, आप सब्सक्राइब करते हो, तो ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी वंडरफुल कंटेंट बनाने के लिए। तो थोड़ी सी बातें करनी थी आप लोगों से। तो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट गूंदी बग, ठीक है, जिसे कि आप लोग लेप्टोकोरिसा भी बोलते हो। अब ये दोनों ही नाम नहीं समझ में आ रहे होंगे क्योंकि गूंदी बग इज़ लाइक आवर हिंदी नेम जो कि बहुत बच्चों ने नहीं सुना होगा। एंड लेप्टो कोरिसा इज द बॉटनी जूलॉजिकल नेम, तो ये भी नहीं सुना होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो आपने ज़रूर से ज़रूर सुना होगा, जो है आपका राइस बग, ठीक है। जो आप लोग चावल खाते हो ना, जो आप लोग भात खाते हो, चावल तो बनने के बाद भात बोलते हैं ना, तो जो चावल खाते हो उसमें आप कभी कभी देखते हो घुन लग जाता है। तो लोग बोलते हैं ना कि चावल में घुन लग गया है, घुन हुआ वाला चावल है ना। तो वो जो घुन है ना, उसी की बात हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे ये घुन ना गेहूं में भी लगते हैं लेकिन उनका अलग नाम है। तो हमारे चावल में जो घुन लग रहे हैं उन्हें हम लोग गूंदी बग कहते हैं। उसका जूलॉजिकल नेम है लेप्टोकोरिसा, एज वेल एज हम इसे इंग्लिश में राइस बग कहते हैं। तो ये बहुत टिपिकल, कोई बहुत बड़ा नेम नहीं है या बहुत अटपटा नहीं है जो आपको पता नहीं होना चाहिए। ये सब आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आपको पता है कि आपकी सराउंडिंग से ही हर एक चीज़ निकली हुई होगी, बस नाम थोड़े से अलग होंगे। देखिए, अगर हम गूगल की बात करें कि टोटली अगर हम गूगल से आपको बताएं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइस बग, चावल के बग मतलब ये चावल के कीड़े से आपका क्या अर्थ है, तो वो आपको ये बताएगा कि एक अनप्लीजेंट स्मेल आने वाला एक बग है, ठीक है। एक ऐसा बग जिसमें से ना अनप्लीजेंट स्मेल आती है, मतलब गंध आती है, बड़ी ही गंध आती है, अप्रिय, जो कि आपको प्रिय नहीं है, आपको वो अच्छी नहीं लगेगी, वैसी कोई स्मेल आ रही है, बहुत गंध आ रही है। वो वाला जो कीड़ा है ना, जो कि हमारे राइस, ठीक है, जो कि हमारे चावल को क्या कर देता है, इंजूरियस कर देता है, उसे इन्फेक्ट करता है, सुदूर कर देता है। अब ये इन्फेक्शन ना आपको ऊपर से नहीं पता चलेगा। जैसे देखो, अगर आपके पास एक चावल की बोरी रखी हो और उसमें घुन पड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सभी के सभी चावल खराब है। उसमें से हो सकता है कि वो जो घुन है उसने खाना खाया है, तो वो चावल को खाएगा। तो जितना दूर वो चावल को खाएगा ना, उतने दूर आपके चावल जो होंगे वो आपको खोखले नजर आने लगेंगे क्योंकि वो उसने खा लिया, ठीक है। तो इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, उसने खाया, उससे दिक्कत नहीं है, उसने खाया प्लस उसी में एक्सक्रीट किया, जो खाया है उसे एक्सक्रीट भी करेगा। आपको पता है कि अगर आप खाओगे तो आप पॉटी करने तो जाओगे ना। तो वैसे ही जो हमारा बग होता है ना, जो कीड़े होते हैं, जो घुन होता है, वो खाता है चावल, तब तक तो ठीक है। तो वो खा रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो खा करके फिर उसको एक्सक्रीट भी कर रहा है, देन उसमें रह भी रहा है, उसका घर भी चावल का ही है, तो भाई वो तो दिक्कत करेगा ना हम लोग को जब हम लोग खाने जाएंगे तो, क्योंकि आप कितना भी धुल के निकालोगे उसका एक्सक्रीटेड मटेरियल तो उसी में रह जाएगा, तो वो खतरनाक है आप लोगों के लिए। फिर ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी चावल के साथ वो भी पक जाते हैं, तो फिर वो भी गंदा होता है, तो वो सब इन्फेक्शन आपको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं आपकी बॉडी में जा करके। तो हमारा जो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि जो राइस बग है, जो हमारे चावल में पाए जाने वाले कीड़े हैं, जिसे आप नॉर्मल तौर पे घुन बोलते हो, ये एक अनप्लीजेंट स्मेलिंग कोरोइड बग है जिसका नाम है लेप्टोकोरिसा वेरिकॉर्निस। ये हमारे राइस के लिए, हमारे चावल के लिए, हमारे इंडिया में जो चावल होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है, जिसे खा के हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही इंट्रोडक्शन हो गया। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, ये चावल है और इसमें आपको ऐसे छोटे छोटे घुन जरूर दिखाई दिए होंगे। आई नो कि अभी हमसे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं दे ऑल आर लाइक
बहुत सारे उसमें तो भैया मिडिल क्लास वाले होंगे ना, और उसमें कई बार आप लोगों ने चावल में ऐसे घुन देखे होंगे, मेरे भी घर पे हमने कभी कभी चावल में ऐसे घुन देख लिए हैं। तो ऐसा इसमें शर्म की बात नहीं कि यार चावल में घुन पड़ गए तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसा नहीं है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि चावल में घुन पड़ जाते हैं। इसीलिए हमारी दादी, हमारी मम्मी, ये सब लोग क्या करते हैं, उस चावल को बिनते हैं। बिनना आपने देखा है कि चावल को बिनते हैं, क्यों बिनते हैं? कंकड़ को अलग करने के लिए, इन जो घुन है उनको अलग करने के लिए, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल है जो हमारी सराउंडिंग से रिलेटेड है। आप पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर लें। लेप्टोकोरिसा जो होता है ना, ये जीनस हमारे इंसेक्ट से बिलोंग करता है। इंसेक्टा आपने पढ़ा होगा। इसे कॉमनली हम लोग राइस बग बोलते हैं, हमारे आमतौर पर हम इसे चावल के कीड़े बोलते हैं, जो कि फैमिली एलीडीडी से बिलोंग करता है। किससे? एलीडीडे से। तो सबसे पहले तो ये एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है, चावल में पाया जा रहा है, इसकी फैमिली एलीडीडे है, ठीक है। ये जो बग्स होते हैं ये एसोसिएटेड होते हैं राइस फील्ड से एंड कैन बी पेस्ट फॉर द राइस क्रॉप। ये आपको जो घुन है ना, वो सबसे ज़्यादा आपको चावल के ना उसमें पाए जाएंगे, चावल के फील्ड में, ठीक है, जहाँ पे चावल लगे होंगे। जैसे इनका फेवरेट खाना चावल है तो भाई वहीं पाए जाएंगे ना, तो चावल की जगह पे ये बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे और उनके लिए एक पेस्ट बन जाते हैं, एक कीट ये बन जाते हैं, क्योंकि इनका पसंदीदा है तो ये खाते पीते रहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग डायरेक्ट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल से केवल लाइफ साइकिल और इससे पेस्ट कंट्रोल, इसका कंट्रोल कैसे करें, इतना ही दिया हुआ है। बट हमने आपको इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से दे दिया कि अब आप कभी भूलोगे ही नहीं। तो देखिए, लाइफ साइकिल जो हमारे लेप्टोकोरिसा की होती है, इसमें 3 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहला होता है एग, दूसरा होता है निम्फ एंड तीसरा होता है एडल्ट। तो सबसे पहले ये छोटे छोटे एग रहेंगे। जो फीमेल होगी, मान लो ये फीमेल है, तो इसने क्या किया, छोटे छोटे एग दिए और फिर इस एग से क्या होगा, एक निम्फ होगा, ठीक है ना। जैसे आप पहले बच्चे रहे होगे, फिर आप यंग वन होगे, फिर आप एडल्ट हो जाओगे, वैसे ये अभी अंडे के रूप में रहेंगे, फिर ये निम्फ बनेंगे और फिर निम्फ के बाद ये क्या बन जाएंगे, एक एडल्ट बन जाएंगे। और ये जा करके पूरा का पूरा जो चावल वगैरह है ये मस्त खाएंगे, अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो 3 इनके स्टेजेस हैं, एग है, निम्फ है और एडल्ट है। ओके, तो अब इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। जो एग स्टेज होती है ना, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल लेप्टोकोरिसा होगी, जो फीमेल मतलब कि जो मादा लेप्टोकोरिसा होगी ना, वो क्या करेगी, एग को ले करेगी, अंडे देगी वो। और ये अंडे यूजुअली वहीं पर देगी जहाँ पर राइस का पौधा होगा, जहाँ पर चावल के पौधे होंगे, जहाँ पे राइस प्लांट होगा, वहाँ पर जा कर के ये अंडे दे देंगी, ठीक है। और उसके बाद से क्या होगा, वो वहाँ पर जो राइस है ना, उसमें खाते 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 वो क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और फिर बड़े होंगे तो वो निम्फ का स्टेज धारण कर लेंगे। जब एग जो है वो टूटेगा, हैच होगा, तो उसमें से एक इमेच्योर बग निकलेगा जिसे कि हम निम्फ कहते हैं। अब ये निम्फ जो है, ये सेवरल मॉल्ट, इसमें बहुत सारी मॉल्टिंग होगी, इनके जो एक्सोस्केलेटन है वो झड़ जाएंगे, सेटिंग होगा। और ड्यूरिंग दिस स्टेज दे रिजेंबल द एडल्ट। ये इस स्टेज में, निम्फ के स्टेज में एडल्ट की तरह दिखते हैं, और लेकिन बहुत ज़्यादा ये छोटे होते हैं एडल्ट से, और इनमें विंग्स नहीं होती है, ये उड़ नहीं पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा घुन उड़ते वगैरह भी हैं, तो जो उड़ रहे हैं वो एक्चुअली में एडल्ट स्टेज है, जो उड़ नहीं रहे हैं और छोटे हैं वो हमारे निम्फ स्टेज कहलाते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग कि सबसे पहले एक फीमेल ने उस जगह पर अंडे दिए जहाँ पर राइस के प्लांट है, जहाँ पर हमारे जो चावल है ना उनके पौधे हैं। फिर वहाँ पर जब अंडा टूट जाता है, तो आपने राइस के प्लांट देखे होंगे, उस पर छोटे छोटे एग ये दे देते हैं। उसके बाद से जब अंडा फूट गया तो वहाँ से इमेच्योर निम्फ निकला, जो कि विंगलेस है, मतलब उसमें कोई भी पंख नहीं पाया जा रहा है और वो छोटा सा है। अब वो उसी प्लांट पे रह करके ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन खाएगा पिएगा, ठीक है। उसी प्लांट से वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। अब देखिए, के लिए भी बता दें कि एक बार जब अंडे फूट जाते हैं तो अपरिपक्व कीड़े निम्फ के रूप में उभर आते हैं। निम्फ कोई मूल से गुजरते हैं, कई सारे यहाँ माउल्ट होगा, ठीक है, गुजरते हैं। जैसे वे बढ़ते हैं उनका बाह्य कंकाल जो एक्सोस्केलेटन होता है वो नष्ट हो जाता है, झड़ जाता है, मतलब सेड हो जाता है। इस चरण के दौरान जो वयस्क रूप मतलब कि एडल्ट रूप से ये क्या करेंगे, मिलते जुलते रहेंगे निम्फ वाले, लेकिन ये छोटे भी होते हैं और इनके पंख भी नहीं होते हैं। तो अगर आपको कोई कहेगा कि आप निम्फ स्टेज एंड एडल्ट स्टेज में डिफ्रेंशिएट करो, तो आप कैसे करोगे, जो एडल्ट होगा उसमें आप पंख देखोगे, वो थोड़े बड़े होंगे, और जो निम्फ होगा उसमें पंख नहीं देखोगे और वो छोटे होंगे, ठीक है। एडल्ट स्टेज, आफ्टर कंप्लीटिंग द निम्फल स्टेज, निम्फ स्टेज जब खत्म हो जाएगा तो फिर आएगा आपका एडल्ट स्टेज। एडल्ट लेप्टोकोरिसा जो है ये फुल्ली तरीके से डेवलप होता है, इसमें विंग्स पाए जाते हैं, ये आपके चावल पे अब आपको दिखाई देंगे,
और इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी आ जाते हैं। फिर ये अगेन मेटिंग करते हैं, मेल एंड फीमेल लेप्टोकोरिसा मेटिंग करेंगी, कॉप्यूलेट करेंगे, देन फिर जो फीमेल होगी वो एग को ले करेगी और फिर से वही साइकिल जो है वो चलने लगेगी, ठीक है। और इसी प्रक्रिया में जो आपके एडल्ट्स होते हैं ना, ये एक्चुअली में आपके चावल में ही होते हैं, समझ रहे हो आप। जब चावल की कटाई होती है, जब अच्छे से चावल निकलते हैं, तो उसी टाइम पे ये चावल जो है चावल में ये पाए जाते हैं घुन वगैरह, ठीक। अब उसी में चावल में ही ये क्या करेंगे, फिर से मेटिंग करेंगे। तो आपके घर में जितने घुन है वही घुन नहीं है, बहुत सारे घुन बाहर भी हैं। तो कुछ आपके घरों में आ जाते हैं, आपके खानों में कुछ बाहर ही रह जाते हैं। अब जो आपके घरों में आते हैं, मान लीजिए कि एक दिन में कोई 2 घुन आपके घर में घुस गए बोरी में से, ठीक है। बोरी में चावल आया, उसमें 2 घुन थे, वो चलिए घुस गए। तो आपको पता है कि इंसेक्ट अगर रिप्रोड्यूस करता है तो उसके लाखों लाखों मतलब वो कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में उनके लाखों, आप देखोगे कि आगे चल के आपके जो राइस बग होंगे वो पैदा हो जाएंगे। तो आपके घर में ऐसा नहीं है कि घुस जा रहा है तो फिर वो थोड़ा सा ही है तो उतना ही रहेगा, नहीं, वो रिप्रोड्यूस करते रहेंगे क्योंकि इनका न्यूट्रिशन उनको राइज से ही मिल रहा है और वो पूरा राइस में ही रह रहे हैं। तो न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, समझ गए आप लोग। तो दिस इज द लाइफ साइकिल, जहाँ पर जो फीमेल होती हैं वो एग को ले करती हैं। ये क्या है, ये लीफ है, ये लीफ है हमारे राइस का, ठीक है। राइस फील्ड में राइस की लीफ है, उस पर क्या किया फीमेल ने, ऐसे एग को लेकर दिया। फिर यहाँ पे एग जो है वो बर्स्ट करता है और निम्फ निकलता है। निम्फ में देखिए कहीं भी आपको विंग नहीं दिखाई देगा, ये क्या होते हैं, विंगलेस होते हैं, ठीक है। ये विंगलेस होते हैं और ये स्मॉल होते हैं। फिर आप देखते हो कि ये एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको विंग भी दिखाई देगा और ये क्या होंगे, थोड़े से लार्ज होंगे कंपेरेटिवली हमारे निम्फल स्टेज से। तो दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट लाइफ साइकिल, आपके मतलब जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा है, आप आंसर में इसको इंक्लूड कर सकते हो। अब बात करते हैं पेस्ट कंट्रोल, क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई ये रहेंगे हमारे राइस में तो ये हमें क्या करेंगे, बीमारी बहुत ज़्यादा फैलाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम इससे क्या कर लें, कंट्रोल कर लें, हम अपना प्रिवेंशन कर लें। तो इसके लिए क्या करना होता है, देख लो, बहुत सारे मेथड्स हमने लेके आए हैं क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। कंट्रोल करना है अगर आपको लेप्टोकोरिसा को या फिर राइस बग को, जो कि आपके पेस्ट हैं आपके राइस फील्ड में, मतलब ये कि जो चावल के खेतों में कीट होते हैं, अगर आपको उनका नियंत्रण करना है तो उसके लिए काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन आपको बताए जा रहे हैं। जैसे कि कुछ आपको कल्चरल प्रैक्टिसेस बताई जाएंगी, जैसे कि सांस्कृतिक, फिर कुछ बायोलॉजिकल जैविक और कुछ केमिकल मेथड, रासायनिक मेथड आपको बताए जाएंगे। ये चावल में जो कीड़े आ रहे हैं, जो घुन आ रहे हैं, आप उन्हें कुछ इस तरीके से रोक सकते हो। उससे पहले एक लाइन और है कि जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं ना, जैसे कि तापमान हो गया, भोजन की उपलब्धता हो गई, ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक जो होते हैं, ये हमारे जो राइस बग है ना, उनके जीवन चक्र में बहुत ज़्यादा रोल मतलब प्ले करते हैं और इनके इन्फ्लुएंस से काफ़ी ज़्यादा हमारे राइस बग को दिक्कत हो सकती है। तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि राइस बग के लाइफ साइकिल को कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हम काफ़ी ज़्यादा एक पेस्ट कंट्रोल में ना, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल में हम मतलब सक्षम रहेंगे। हम बिना किसी दवा, बिना किसी पेस्टिसाइड का यूज़ किए हम आराम से उससे लड़ लेंगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो हमें पता होना चाहिए, जैसे टेम्परेचर हो गया, खाने की उपलब्धता हो गई, हर चीज़, ओके। फिर देखिए उसके अलावा जैसे हमने आपको कल्चरल बताया, बायोलॉजिकल बताया, केमिकल बताया, तो कुछ और भी आपको अप्रोचेस हम बता रहे हैं जो कि पेस्ट कंट्रोल में आप देखोगे लेप्टोकोरिसा से रिलेटेड। देख लीजिए, ये है आपका कुछ 1 सेंटीमीटर के ही ये होते हैं। अगर आप स्केल से देखो तो 1 सेंटीमीटर के होंगे और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, लाइक मैक्सिमम टाइम आपने ये चीज़ें देखी होंगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको याद कैसे करना है, देखो जब भी हम आपको पढ़ाते हैं ना, तो ये चीज़ें याद रखो। अगर आपके घर में, आपके सराउंडिंग में, आप कहीं ट्रैवलिंग करने जा रहे हो, अगर आपको प्लांट एंड एनिमल्स सामने दिख रहे हैं, कोई भी प्लांट है, जैसे बायोलॉजी में हमने आपको बताया था बॉटनी वाले सेक्शन में, जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे आपसे कि जहाँ भी जो भी प्लांट देखो, क्योंकि तुम्हें हर टाइम अपने अगल बगल जो रोड पे प्लांट होते हैं जिससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, उसी के बारे में याद करना होता है। तो उसे देखते हो तो उसे रिवाइज करते चलो, ठीक है।
तो जो अगर तुम्हें घुन दिख रहा है तो तुम उसका याद करो कि अच्छा ये लेप्टोकोरिसा है, ठीक है। उसके बाद अगर चलो घुन नहीं दिख रहा है, अगर राइज दिख रहा है तो तुम याद करो अच्छा राइज है, तो राइज में हमने पढ़ा था कि लेप्टोकोरिसा, ठीक है। तो इस तरीके से याद करोगे तो तुम्हें सब याद हो जाएगा। अब कल्चरल प्रैक्टिसेस में कुछ होता है, जैसे क्रॉप रोटेशन है और टाइम ऑफ प्लांटिंग है। क्रॉप रोटेशन में आप जैसे जानते हो कि फसल चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक पेस्ट कंट्रोल में, ना ही सिर्फ राइस बग, आप हर एक क्रॉप के लिए आप इस कल्चरल प्रैक्टिसेस को करोगे तो आपके क्रॉप बहुत अच्छे से होंगे। देखिए क्रॉप रोटेशन में होता क्या है ना कि हम राइस क्रॉप को रोटेट करते हैं विथ नॉन होस्ट क्रॉप टू डिस्टर्ब द लाइफ साइकिल ऑफ द पेस्ट, ठीक है। अब देखो मान लो कि तुम्हारे पूरे साल में 12 महीने हैं, ठीक है। अब तुम 4 महीने तुम राइस लगा रहे हो अपने फील्ड में, ठीक। अब तुमने वो फील्ड केवल से केवल रखा हुआ है ना कि इस फील्ड में हम केवल से केवल 12 महीना राइस ही लगाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है। लेकिन तुमने 4 महीने लगाए, फिर उसको छोड़ दिया ऐसे ही, फिर अगले साल के 4 महीने में आके लगा दिए, ठीक है। तो तुमने क्या कर दिया, पहले से जो वहाँ पे लेप्टोकोरिसा होगा, ठीक है, पहले से जो लेप्टोकोरिसा है वो तो इंतजार कर रहे हैं भाई कि ये तो राइस का ही फील्ड है, अपन लोग यहाँ से कहाँ ही जाएंगे, छोड़ो यार, जब यहीं पे दोबारा लगना है तो हम यहीं पे रह लेते हैं बिंदास, ठीक है। तो वो तो वहीं पे रह जाएंगे ना, समझ रहे हो। तो तुम्हें क्या करना है, कंटिन्यूटी तोड़ देनी है। तुम क्या करोगे ना, तुम क्या करोगे, जैसे तुम्हारा फील्ड है, अब इस फील्ड में, ठीक है, तुमने फर्स्ट ईयर में यहाँ पे राइस लगा दिया, ठीक, तुमने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में राइस लगाया, ओके। लेट मी ड्रॉ, देखो यहाँ पे मान लो तुमने राइस लगा दिया फर्स्ट ईयर में। अब तुम क्या कर रहे हो ना कि फिर से जब सेकेंड ईयर आ रहा है तो फिर से तुम राइस लगा दे रहे हो, ठीक है, फिर से तुम यहाँ पे राइस लगा दे रहे हो। तुमने यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि जो यहाँ पे लेप्टोकोरिसा है वो हट पाए। अब फर्स्ट वाले ईयर में ही कुछ लेप्टोकोरिसा आ गए होंगे यहाँ पे, तो वो आराम से भाई यहाँ पे बिंदास रह रहे हैं कि चलो यार फिर से तो राइस आएगा सेकेंड ईयर में तो हम आराम से खाएंगे। तो तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, बीच में कंटिन्यूटी डाल देना है, बीच में ना तुम्हें कोई और, ठीक है, कोई और उठा के लेके आओ क्रॉप और उसे लगा दो। और ऐसा क्रॉप उठा करके लेके आओ ना, इस क्रॉप को ऐसा उठा के लेके आओ कि जो लेप्टोकोरिसा मतलब जो है ना उसे पसंद ही ना हो। ऐसा क्रॉप लगा दो ना कि लेप्टोकोरिसा का पेट में वो जाके पचे ही ना, वो खाए तो वो फिर उसको पचे ही ना, वो निकल ले, ठीक है। तो ऐसा क्रॉप लगाओ जो उसके लिए डैमेज हो, जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू उसे ना दे। तो तुमने क्या कर दी, उसकी कंटिन्यूटी तोड़ दी। तो एक बार तुमने क्रॉप लगाया 4 मंथ के लिए, अगर तुमने राइस लगाया है तो टेक अ ब्रेक और वहाँ पे फिर कोई और क्रॉप लगाओ, फिर दूसरा क्रॉप लगाओ, फिर से राइस लगा दो। तो ये कंटिन्यूटी तोड़ने की वजह से जो लेप्टोकोरिसा वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई यहाँ तो 50 के क्रॉप लगते हैं, हम रहना मतलब क्या ही रहें, बोरिया बिस्तर बांधो चलते हैं। तो ये करने से आपके जो लेप्टोकोरिसा है या फिर कोई भी पेस्ट होता है ना वो आराम से निकल लेता है उस फील्ड। इज वन ऑफ द लाइक टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हो क्रॉप रोटेशन। सेकेंड है हमारा टाइम ऑफ प्लांटिंग। जैसा हमने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप पेस्ट कंट्रोल के लिए थोड़ा सा भी सोच रहे हो तो जब आपको टाइम ऑफ प्लांटिंग पता चले, एडजस्ट द टाइम ऑफ प्लांटिंग टू अवॉइड पीक पीरियड ऑफ द पेस्ट इन्फेस्टेशन, ठीक है। तो रोपड़ का समय आपको ये चीज़ ना थोड़ा कीट के हिसाब से सोचना पड़ेगा, लाइक आपको ना जो आक्रमण करने वाला है उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा ना कि हम कब अपना जाकर के घर बसाएं। अगर मान लो कि आपको पता है कि आक्रमण जो होता है वो जुलाई में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आप जून और जुलाई के इर्द गिर्द नहीं जाओगे ना, आप आफ्टर जुलाई जा कर के वहाँ पे घर बसाओ। सेम है कि जब आपको पता है कि ये टाइम जो है हमारे लेप्टोकोरिसा का इन्वायरमेंटल फैक्टर जब उसको हर एक चारों तरफ से उसको बहुत सुविधा देती है और वो रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से करता है और वो बहुत लार्ज वास्ट लाइक अपना एक कॉलोनी बना लेता है, तो फिर क्या करना है, हमें उस टाइम पे थोड़ा भी राइस प्लांट नहीं लगाना है। चीज़ का ध्यान देना है कि एक्चुअली में जो कीट संक्रमण है वो किस टाइम पे सबसे ज़्यादा होने वाला है, उस टाइम पे हम नहीं लगाएंगे। द सेकेंड वन इज आवर बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसमें आप नेचुरल प्रीडेटर्स के बारे में पढ़ते हो। नेचुरल प्रीडेटर इज ऑल अबाउट द इंसेक्ट, लाइक हमारे नेचर से रिलेटेड। तो इंसेक्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा भाई हमारे नेचर से मिलते हैं। तो इंसेक्ट में भी आप स्पाइडर देखो, अगर आप अपने राइस जो आपने लगाई है उसमें आप स्पाइडर ला करके छोड़ देते हो, अब भैया उस स्पाइडर को राइस पसंद ही नहीं है, उसको पचता ही नहीं है, वो खाएगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो स्पाइडर नहीं खा रहा है तो उसको चाहिए कुछ खाने वाला, अब वो खाने के लिए वो इंसेक्ट ढूंढेगा। दूसरा इंसेक्ट कौन सा है, राइस बग, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है। तो फिर वो क्या करेगा, राइस बग को खाएगा। तो स्पाइडर क्या कर रहा है, अपनी पेट की लाइक अपने पेट की भूख मिटाने के लिए वो राइस बग को खा रहा है, जो कि आपके लिए फ़ायदे में है। तो आपका फ़ायदा, स्पाइडर का फ़ायदा, समझे, और राइस का फ़ायदा तो है ही है, बेचारा अच्छे से वो ग्रो करेगा। तो आप नेचुरल प्रीडेटर्स का यूज़ कर सकते हो। फिर
सेकंड, आप पैरासाइटॉइड यूज़ कर सकते हो। ये ना वो होते हैं लाइक तते क्या बोलते हैं, तो ततैया वगैरह बोलते हैं कि परजीवी ततैया होते हैं, इनका परिचय करा दो, संरक्षण करेंगे ये कीटों या फिर उनके ऊपर, मतलब कीट जो कीड़ा होगा राइस बग, या फिर उनके अंदर जा करके ये क्या करेंगे, अंडे दे देंगे, जिससे कि वो उनकी आबादी क्या होगी, वो कम हो जाएगी। तो ये आपका बायोलॉजिकल हो गया। कुछ मैकेनिकल में लाइक हैंड पिकिंग, हमने आपको बताया कि इन स्मॉल स्केल फार्मिंग, जब लाइक आप देखो हमने बताया ना ये नेचुरल है यार, राइस बग तो हर जगह लग जाता है। तो राइस आने से पहले भी अगर छोटा स्मॉल एरिया है, 1 एकड़ 2 एकड़ में अगर ऐसे ज़मीन में लगा हुआ है राइस, तो फिर क्या होगा ना कि उसको भाई निकाला जाएगा, उसको हाथ से ही जो घुन है उसको बाहर फेंक दिया जाएगा और अपना राइस धो करके बढ़िया से उसको फ्रेश कर दिया जाएगा। तो हैंड पिकिंग जो है, हाथ से चुनना जो होता है, ये भी बहुत कारगर होता है, आप अपने घरों में देखते हो। फिर फोर्थ है केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल में आप जानते हो इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर लो, लेकिन यूज़ तभी करना भैया, जुडिशली यूज़ करना, और थोड़ा इम्पैक्ट वगैरह देख लेना कि कहीं तुम्हारे इंसेक्टिसाइड के यूज़ करने की वजह से कोई और ऑर्गेनिज्म उसमें ना मर रहा हो, या फिर तुम्हारे प्लांट पे कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो रही हो। पता चले तुम राइस बग को मार रहे हो और उसका इफेक्ट तुम्हारे प्लांट पे, राइस पे पड़ जा रहा है, और वो जो खाए वो भी निकल ले रहा है। तो ये सब तुम्हें देख करके रिकमेंडेड एप्लीकेशन रेट एंड टाइमिंग वगैरह पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड की आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप इसका यूज़ कर सकते हो। वरना फिर आपके लेने के देने पड़ जाएंगे, आप राइस बग को मारने जाओगे और ज़्यादा इंसेक्टिसाइड हो गया तो फिर ह्यूमन बींग को दिक्कत हो जाएगी, और ह्यूमन बींग को दिक्कत होगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इंसेक्टिसाइड का यूज़ आप करो, लेकिन ज्यूडिशली, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक, विवेकपूर्ण आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको मॉनिटरिंग एंड थ्रेशहोल्ड में आपको क्या करना है। अब इसमें क्या होता है ना कि आप जैसे आप कभी कोई पौधा लगाते हो, तो अगर अपने घर के बाहर, तो आप देखते हो ना कि कहीं कोई गाय माता आकर के खा ना ले उसे, ये चीज़ कभी तुमने निरीक्षण किया हुआ है ना। तो वैसे ही तुम्हें जा करके हर टाइम थोड़े दिनों पे, थोड़े हफ्तों पे जा करके निरीक्षण करना चाहिए कि कहीं तुम्हारे जो राइस का तुमने पूरा फील्ड लगाया है, कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें तुम्हें सही करनी होगी। अगर थोड़ी सी दिक्कत अभी बिगनर्स पे दिखाई दे रही होगी तुम्हें बिगनिंग में, तो तुम उससे पेस्टिसाइड यूज़ करके या फिर कुछ और तरीके यूज़ करके तुम सही कर सकते हो, ठीक है। या फिर लाके कोई नेचुरल प्रेडेटर डाल सकते हो। तो वो सब करना होगा तभी, जब तुम आंकलन करोगे, निरीक्षण करोगे, तब जा करके। तो फिर ये करो, तुम मॉनिटरिंग कर लो अपने राइस फील्ड की, तो उससे सही हो सकता है। फिर रेजिस्टेंट वेराइटी, जो कि बहुत ज़्यादा लाइक वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, हमारे इकोनॉमिक के हिसाब से ये सही नहीं होता है रेजिस्टेंट वेराइटी, क्योंकि हर फार्मर के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो रेजिस्टेंट वेराइटी खरीद पाए। नेचुरल तो नेचुरल ही होता है। अब रेजिस्टेंट वेराइटी क्या है, जैसे कि प्लांट राइस वेराइटीज दैट आर रेजिस्टेंट और लेस अट्रैक्टिव टू लेप्टोकोरिसा। अब ऐसे भी प्लांट्स बनाए गए हैं जो कि हमारे लेप्टोकोरिसा उनको पसंद ही नहीं करते हैं, ठीक है। लाइक आप मान लो कोई बर्गर खा रहे हो, ठीक, आपने नॉर्मल बर्गर अभी तक जो खाया है उसमें आपने टिकिया डाली है, आपने थोड़े बहुत सैलेड डाले हैं, आपने एक बर्गर डाला, थोड़ी केचप डाल दिए, ठीक। अब आप एक जगह गए और उस बर्गर को मॉडिफाई करके अब उसमें ना 50 तरीके की चीज़ें डाल दी हैं, उसी में चीज़ डाला जा रहा है, उसी में कैप्सिकम डाला जा रहा है, ऑलिव डाला जा रहा है, फलान ढमकान सब उसमें घुसा दिया गया है। तो भाई मॉडिफाई कर दिया बर्गर को, लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं कि हम बर्गर के लवर हैं तो हमें वो चीज़ें पसंद आए। वैसे हमको बर्गर बहुत ख़राब लगता है, पता नहीं क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट लेट्स अज्यूम इट कि जो बर्गर है उसको मॉडिफाई किया गया, बट एज अ बर्गर लवर तुम्हें थोड़ी पसंद है कि उसमें 50 चीज़ें डाल दी गई। भले बर्गर पसंद है, बट वो वाला नहीं पसंद है जिसमें 50 चीज़ें डाली गई। सेम यहाँ पर होता है कि भाई लेप्टोकोरिसा को भले ही बहुत ज़्यादा राइस पसंद है, लेकिन जब उसकी राइस की एक रेजिस्टेंट वेराइटी, मतलब थोड़े मॉडिफिकेशन करके राइस बना दिए गए, वो वैरायटी बनाई गई, तो फिर लेप्टोकोरिसा को वो पसंद नहीं आ रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटी। जब पसंद ही नहीं आएगा तो फिर आक्रमण नहीं होगा, जब आक्रमण नहीं होगा तो फिर कोई बीमारी नहीं फैलेगी। तो रेजिस्टेंट वेराइटी का आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ, फिर अगेन अब इन वैरायटीज़ को खरीदने के लिए थोड़े पैसे चाहिए, और हर फार्मर के पास इतना पैसा नहीं होता है। तो फिर ज़्यादातर ऊपर के जो मेथड्स हमने आपको बताए हैं वो ज़्यादातर अच्छे होते हैं। ओके, अब हमारा ट्रैप क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। अब इंट्रोड्यूस ट्रैप क्रॉप दैट अट्रैक्ट एंड कॉन्सेंट्रेट पेस्ट, मेकिंग इट ईजियर इन टू कंट्रोल दैम इन अ लोकलाइज्ड एरिया। अब पता है तुम्हें क्या करना है, अब जाल बिछाना है। जाल ये बिछाना है ना कि तुमने पूरे फील्ड में ना, राइस का फील्ड में पूरा लगा दिया राइस, और कोई एक जगह फिक्स कर दो जहाँ पे लेप्टोकोरिसा का, जाके गूगल करो कि लेप्टोकोरिसा को और क्या पसंद है, और राइस से ज़्यादा क्या पसंद है, ठीक। तो तुमने पूरे फील्ड में राइस लगाया और उसी के साथ एक और क्रॉप
क्रॉप लगाती जो उसको उससे भी ज़्यादा पसंद है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है लेप्टोकोरिसा भाग के वहीं जाएगा खाने के लिए, तो वो गया वहाँ खाने के लिए, तो फिर आपका राइस जो है वो बचा रह गया और आपने ये जाल ही तो बिछाया था कि ये यहाँ आ जाए खाने लेकिन वहाँ ना जाए क्योंकि वहाँ मेरा ज़्यादा फायदा है। तो ये चीज़ भी आप एक ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हो, जाल बिछा सकते हो अच्छा खासा, तो उससे भी जो आपके कंट्रोल मेजर्स मतलब जो कंट्रोल है आप कर लोगे अच्छे से। ओके, तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से पेस्ट कंट्रोल कर लोगे, अपने राइस बग को जो है उससे कंट्रोल कर लोगे। उसके अलावा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM स्ट्रैटेजीज भी हैं जिसमें आप कंबाइन करते हो मल्टीपल अप्रोचेस को, लाइक आपने क्रॉप रोटेशन भी कर दिया, पेस्टिसाइड का भी यूज़ कर दिया, बहुत सारी चीज़ें आपने कर दी, तो उसे हम IPM कहते हैं, ऑफन रिकमेंडेड फॉर सस्टेनेबल एंड इफेक्टिव पेस्ट कंट्रोल। तो IPM करो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे आपने क्रॉप का रोटेशन कर दिया है, फिर आपने थोड़े बहुत मतलब जुडिशली आपने क्या कर दिया, पेस्टिसाइड का भी यूज़ कर लिया है, फिर आपने कुछ नेचुरल जो आपके प्रीडेटर्स हैं उन्हें भी घुसा दिया फील्ड में, तो ये सब करके IPM मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज जो है उसमें कंबाइन करो कुछ मेथड्स को, पूरे स्ट्रैटेजीज लगाओ और उसके बाद मस्त अपने राइस की क्रॉप को मतलब फूलता फलता देखो। अच्छा, अगर कहीं भी आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे राइस बग का आक्रमण कुछ ज़्यादा ही हो गया है, पूरी की पूरी राइस ख़राब हो रही है, तो फिर आपको लोकल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस देंगे, आपकी मदद करेंगे और फिर जो राइस कल्टिवेटेड प्रैक्टिसेस हैं उसमें भी आपको सुझाव देंगे। कुल तरीके से आपको ये बताना चाह रहा है ना कि लोकल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज का आप यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। शुगर केन लीफ हॉपर, आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, अगर हम अपने शुगर केन लीफ हॉपर की बात करें तो ये एक ऐसा पेस्ट है जो हमारे शुगर केन को हार्म करता है। दिस इज इंजूरियस टू आवर शुगर केन, लाइक गन्ना होता है ना, उसको हार्म करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम इनके खानदान के बारे में पढ़ते हैं कि भैया तुम्हारा फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो फाइलम जो इनका होता है वो होता है ऑर्थोपोडा इंसेक्टा, ये क्लास से बिलोंग करते हैं। ऑर्डर इनका हेमिप्टेरा है, हेमिप्टेरा, एंड जीनस इनका पायरिला है। मोस्ट पॉपुलर स्पीसीज है परप्यूसिला। ठीक है, ऑर्थोपोडा यू ऑल नो कि जॉइंटेड फिट के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जिनके पैर थोड़े से जुड़े हुए होते हैं, तो जॉइंटेड फिट वाले यहाँ पे जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो ऑर्थोपोडा में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं, क्लास इनका इंसेक्टा है। अब देखिए मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो पायरिला पर्प्यूसिला का जो मॉर्फोलॉजी है वो हमने बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर वाला जो एक होता है ना हलवा क्लियर, वो वाला हम आपके लिए नोट्स लेकर के आए हैं। तो बहुत ही कम में बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे। शुगर केन इंसेक्ट पायरिला जो है इट इज़ एक्चुअली लाइक आप इनको एक एडल्ट फॉर्म में देखोगे, एक निम्फ फॉर्म में देखोगे। जैसे आपने राइस बग को एक एडल्ट में देखा था, एक आपने वयस्क के रूप में देखा था, एक आपने निम्फ के रूप में देखा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो अगर हमने आपसे ये कहा कि आप एडल्ट एंड निम्फ में डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एडल्ट होता है ना ये पहले ब्राउन कलर का होता है, जो होते हैं ना ये हल्के भूरे रंग के होते हैं, इनका शरीर काफ़ी मुलायम होता है। जो हमारे एडल्ट वन होते हैं उनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इनके पास लॉन्ग स्टाउट, एक ऐसे लगेगा ना कि आपको चोंच नुमा इनके ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, पीक भी आप इसको बोल सकते हो हेड के ऊपर। दिस इज द हेड, ठीक है, एंड ये जो रेड वाला है दिस इज योर चोच। ठीक है, ये आपको बीक लाइक नुमा आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देगा हमारे एडल्ट में। वहीं अगर हम निम्फ की बात करें तो ये पक्का जो एकदम प्योर ब्राउन होता है ना, पूरे जो भूरे रंग होते हैं उस तरीके के आपको कलर में दिखाई देंगे। इनके पास 2 फेदरी फिलामेंट होगा एंड इनके एंड में ये पाया जाएगा। जो फेदरी फिलामेंट है 2 वो कहाँ पाया जाएगा, इनमें एंड में पाया जाएगा। इंटरेस्टिंगली आप ये भी देखोगे कि आपके एडल्ट वन में विंग्स आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे, जो विंग्स हैं वो आपके एडल्ट वन में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। आप जानते हो हमने आपको जो राइस बग पढ़ाया था तो वहाँ पर भी आपको बताया था। देखिए हमने बहुत हलवा क्लियर वाला नोट्स आपके लिए तैयार किया है। अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें इनकी, तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती है और टिपिकली फ्लैटेंड होती है, चिपटी हुई होती है। ठीक है, संघन होती है, कॉम्पैक्ट होगी। लाइक ना आपको इनके बॉडी स्ट्रक्चर में देख के लगे यार क्या ही समझूं, ऐसा फीलिंग आ जाएगा कि यार क्या ही देखूं इसमें, ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सा पार्ट कहाँ से जुड़ा है कौन सा नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो वो वाला आएगा, बड़े कॉम्पैक्ट होते हैं, संघ होते हैं।
और प्लस ये टिपिकल फ्लैटेंड मतलब कि चपटे हुए इनकी बॉडी होती है। संरचना, इनका जो शारीरिक संरचना है वो चपटा हुआ होता है। कलरेशन की बात करें तो वैरीड करते हैं, और कभी कभी क्या होता है ना कि ये कैमोफ्लॉज की भी जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, वो भी दिखाते हैं। जैसे कि अगर ये शुगर केन के ब्राउन वाले पार्ट पे रह रहे हैं तो वो ब्राउन हो जाएंगे, कभी कभी ग्रीन वाले पार्ट पे रह रहे हैं तो ग्रीन हो जाएंगे। तो कैमोफ्लॉज इनमें दिखाई देता है। लेकिन अगर डेफिनिट कलर की बात करें, एक डेफिनिट निश्चित वाला जो रंग है इनका, तो एडल्ट जो वयस्क रूप है उसमें आप देखोगे हल्के भूरे रंग का, पहले ब्राउन कलर का देखोगे, एंड जो इनका निम्फ वाला स्टेज होता है वो पक्का जो भूरा रंग होता है उस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है। इनमें एंटीना पाए जाते हैं, अ पेयर ऑफ एंटीना पाया जाएगा। यूजुअली ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर शेप के होते हैं, आमतौर पर लंबा और पतला होता है। विंग्स इसमें पाई जाती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं उड़ने के लिए, विच मे बी हेल्ड रूफ लाइक ओवर द बॉडी व्हेन एट रेस्ट। और जो विंग है ये उड़ तो लेते ही हैं, लाइक मान लीजिए कि दिस इज द बॉडी, ओके, दिस इज द सेंट्रल बॉडी, और जो विंग है वो कुछ इस तरीके से है। तो जब ये उड़ेंगे ना तो ये विंग ऐसे खुले रहेंगे, ठीक है, ये विंग ऐसे खुले रहेंगे जब ये उड़ेंगे तब। लेकिन जब ये रेस्ट करेंगे, जब ये आराम करेंगे, जब ये खा पी के आ जाएंगे, तो फिर ये जो विंग होगा ना ये इनके ऊपर ऐसे रूफ की तरह बन जाएगा और इनकी बॉडी को क्या कर लेगा, ढक लेगा। ठीक है। तो एज अ रूफ की तरह भी ये काम आ जाते हैं। फिर इनमें एक माउथ पार्ट होता है। माउथ पार्ट भाई इनके अडाप्ट होता है किसके लिए, पियर्सिंग एंड सकिंग के लिए। पियर्सिंग मतलब क्या होता है भाई, छेदने और चूसने के लिए। छेदने मतलब क्या कि भाई जहाँ पर वो जो सैप इनका होता है ना, एक्चुअली में ये क्या करते हैं ना कि जो शुगर केन का सैप होता है, जो उसमें लाइक जूसी मटेरियल होता है ना जो हमारे शुगर केन का, उसको जा कर के ना ये क्या कर लेते हैं, पूरा का पूरा पी लेते हैं। और जब ये पी लेते हैं ना तो उसके बाद से शुगर केन बहुत वीक पड़ जाता है, इसीलिए बीमारी इसमें कॉज हो जाती है हमारे शुगर केन में। जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो फिर वो भी बीमार हो, मतलब इंसान भी बीमार हो जाता है। तो इनका माउथ भी भाई वही पियर्सिंग एंड सकिंग शेप का होगा, और ये फीड करते हैं प्लांट के सैप पे, मतलब पौधे का जो रस होता है। और आपको पता है कि आप शुगर केन जो है उसमें कितना वाटरी सब्सटेंस होता है, ये चीज़ आपको भी पता है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे पायरीला को भी पसंद है। बहुत लोगों का शुगर केन बहुत फेवरेट एक ड्रिंक होता है जो शुगर केन ड्रिंक है, तो जो हमारे पायरीला है उसे भी वो चीज़ें पसंद है। तो हमारा जो पायरीला का जो माउथ होता है वो इसी तरीके से अडाप्ट भी हुआ है कि वो पियर्सिंग एंड सकिंग शेप का होगा, और वो जो हमारा प्लांट सैप है, जो पौधे का रस है, उसको बड़ी ही आसानी से अपने माउथ से क्या करेगा, पी लेगा। ठीक है। उसके बाद अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो देख, सो दे हैव 4 विंग। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज द 4 विंग, ओके, लाइक सेम इसके ना इस साइड पे भी होगा। ठीक है, दिस इज द 4 विंग, एंड एक यहाँ पर होगा आपका हिंड विंग। ठीक है, ये हो गया हिंड विंग। ठीक, ऐसे आपको दिखाई देगा। फिर आपको बीच में इनके एक सेंट्रल बॉडी दिखाई देगी। दिस इज द सेंट्रल बॉडी, जो इनका एब्डोमेन है, जो हमने ऑरेंज कलर से बनाया है, दिस इज द एब्डोमेन। देन उसके बाद से दिस इज द एंटीना, ओके, द येलो पार्ट इज द एंटीना। नाउ जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है, दिस इज द आई। ठीक है, और उसके बाद let me choose another color, this color, this is the mid limb, this is hind limb and this is fore leg। ठीक है, तो leg like फोर लेग है, इनमें मिड लेग है एंड हिंड लेग है। और फिर हिंड लेग में आप टार्सल सेगमेंट्स देखोगे। सेगमेंट्स मतलब क्या कि जो हिंड लेग है वो आगे चल के क्या है, डिफ्रेंशिएट है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टार्सल सेगमेंट में। ठीक है, तो ये इनके बॉडी स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इनके लाइफ साइकिल की बात करेंगे, फटाफट बात करते हैं, ज़्यादा हम लोग ना घूमेंगे नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में यही दिया हुआ है। देखिए एक बार हम ये चीज़ आपको बता दें, ये इनकी आँखें हैं। ठीक है, दिस इज़ द आई, ओके, एंड दिस इज द स्नाउट स्ट्रक्चर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये एक इनका स्नाउट जैसा स्ट्रक्चर इनके माउथ वाले पार्ट से, दिस पार्ट इज द माउथ पार्ट, ये वाला, ये इनका मुंह वाला सिरा है, और यहीं से इनके चोंच जैसे एक संरचना जो है वो बाहर निकली रहती है, और साथ ही साथ यहाँ पर इनके आँखें भी लगी रहती हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है। और इनके अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो जो शुगर केन की लाइफ साइकिल है ना, शुगर केन लीफ हॉपर की, जिससे हम पायरिला परप्यूसिला कहते हैं,
ये शुगर केन क्रॉप को अफेक्ट करता है। और एक हमने ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया हुआ है यहाँ पे लाइफ साइकिल का। सबसे पहले लाइफ साइकिल में आता है एग स्टेज। तो एग कौन ले करेंगी? जो हमारी फीमेल लीफ हॉपर होंगी, जो मादा लीफ हॉपर होंगी, वो गन्ने के लीफ पे, गन्नों की पत्तियों पे जा करके अंडों को क्या करेंगी? ले करेंगी, अंडे देंगी। गन्नों की पत्तियों पे उन्होंने अंडे दे दिए। फिर कुछ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन के बाद, उस्मायन की अवधि के बाद जो एग होगा वो हैच करेगा। इंक्यूबेशन के बाद जो एग हो जाएगा वो फूट जाएगा। तो अंडे जैसे ही फूटेंगे उसमें से आपको निम्फ वाली स्टेज दिखाई देगी, जो कि काफ़ी छोटे होंगे, भूरे कलर के होंगे, डार्क भूरे कलर के होंगे। अभी उनमें विंग्स नहीं पाई जाएंगे। जो निम्फ होंगे वो स्मॉलर वर्जन होंगे हमारे एडल्ट लीफ हॉपर के, लेकिन इनमें फुल्ली डेवलप्ड विंग नहीं पाया जाएगा। अब भाई बच्चा है तो आदमी का ही ना, तो वो बच्चा आदमी की ही तरह दिखाई देगा। तो जो लीफ हॉपर है उसका बच्चा भी छोटा रहेगा तो वो उसी तरीके से दिखाई देगा ना, लेकिन उसमें जो विंग्स होंगी, जो पंख होंगी, वो अभी उतनी ज़्यादा विकसित नहीं होंगी, पूरी तरह से विकसित नहीं रहेंगी। ओके, बात करें अपने एडल्ट स्टेज की, तो आफ्टर द एग एंड आफ्टर इंक्यूबेशन हमने निम्फ देखा है। एंड निम्फ के बाद हम देखेंगे कि कुछ समय बाद जो निम्फ होगा वो काफ़ी सारे माउल्ट में जाएगा, सेवरल माउल्टिंग की प्रोसेस होगी। ठीक है, वयस्क अवस्था तक पहुंचने के लिए निम्फ कई बार माल्टिंग की प्रोसेस करेगा। और एडल्ट शुगर केन लीफ हॉपर जब वो बन जाएगा तो उसके पास एक अच्छी खासी विकसित इनमें पंख पाई जाएंगी, जिसके हेल्प से जो हमारे जो एडल्ट वन होंगे अब वो फ्लाई कर पाएंगे, वो कूद पाएंगे, वो घूम पाएंगे एक्चुअली। और फिर वो क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जा करके फिर सेम प्रोसेस मेल एंड फीमेल। अगर आपको देखते हैं कि मान लीजिए कि दिस वन इज़ द लेट मी देखिए, दिस इज़ वन शुगर केन, ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड वन, ओके, दिस इज़ द थर्ड वन, दिस इज़ द फोर्थ वन। ओके, ये मान लीजिए हमने एक फील्ड बनाया एंड दिस इज़ द लीफ, दिस इज़ द लीफ ऑफ जो हमारा शुगर केन है वो। ठीक, अब देखिए हमारी फीमेल ने क्या किया ना, जो फीमेल लीफ हॉपर थी उसने क्या कर दिया, एग दे दिया हमारे इस वाले पे, एग दे दिया हमारे यहाँ फर्स्ट वाला, ये हो गया फर्स्ट शुगर केन। दिस इज़ द फर्स्ट, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। तो फर्स्ट वाले पे क्या किया, जो फीमेल थी उन्होंने लेकर दिया एग। अब यहाँ से क्या होगा, कुछ देर माउल्टिंग के बाद ये बन जाएंगे निम्फ में, और निम्फ के बाद क्या होगा, आराम से ये बन जाएंगे विंग के साथ एडल्ट में। ठीक है, अब क्या होगा, ये उड़ करके जाएंगे इस पर, या मन किया तो इस पे चले जाएंगे, या मन किया इस पे चले जाएंगे। अब मान लीजिए इसकी तरह और भी बहुत सारे होंगे, कुछ इसमें फीमेल होंगी, कुछ मेल होंगी। फिर ये यहाँ मान लीजिए ये मेल वाला गया है और ऑलरेडी यहाँ पर फीमेल भी प्रेजेंट है इस वाले फोर्थ वाले पे, तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से कॉपुलेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर से आपके निम्फ वगैरह बन जाएंगे। तो फिर से वही लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। और मेन चीज़ ये हो रही है कि इनकी लाइफ साइकिल में ना ये क्या करते हैं कि जो प्लांट होता है, जो प्लांट हमारे होते हैं, जो शुगर केन के प्लांट्स होते हैं, ये एक्चुअली में क्या करते हैं, अपना पूरा न्यूट्रिशन जो प्लांट का सैप होता है, जो प्लांट का रस होता है, पौधों का रस, उससे लेते हैं। तो जो सैप ले रहे हैं एक्चुअली में वही दिक्कत कर रहा है। भैया तुम जियो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है जीने से, तुम अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब तुम हमारी चीज़ों को नुकसान पहुँचाओगे तब दिक्कत आएगी। तो इनकी लाइफ साइकिल अगर ये आराम से जीते कूदते फानते रहते, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जब ये उसी में से जिस प्लांट पे रह रहे हैं उसी प्लांट को हार्म कर रहे हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, एक्चुअली वो हार्म नहीं कर रहे हैं बट वो हमारे लिए हार्मफुल है तो हम उसे हार्म बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमारा कोई भी एनिमल कभी भी कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी एनिमल को किसी भी गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए कि भाई ये तो गंदा है, इसने इसको खा लिया, इसने उसको खा लिया। किसी पे भी ऐसे तरस की भावना आपके अंदर नहीं आनी चाहिए अगर वो दूसरे को खा रहा है तो। क्यों? क्योंकि ये हमारे नेचर ने बनाया गया है कि फूड वेब एंड फूड चेन आपने पढ़ा हुआ है, तो अपने न्यूट्रिशन के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म अपना बेस्ट देगा और उसके लिए जो खाना बनाया गया है, भगवान ने बनाया है, वो उसे खाएगा। तो यहाँ पर जो शुगर केन लीफ हॉपर है वो एक्चुअली में खा नहीं रहा है, उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि वो शुगर केन को ख़राब करे, वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। बट बिकॉज कि वो न्यूट्रिशन ले रहा है और उसकी वजह से इन्फेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं जो हमारे लिए गलत है, तो फिर हम उसे गलत बोल देते हैं, हम उसे पेस्ट बोल देते हैं। बिकॉज
because humans like consider you good or bad as their convenience. ओके तो अपनी सुविधाजनक वो आपको अच्छा या बुरा बताते हैं, तो थोड़ा सा मतलब ज्ञान दे दिया। तो यहाँ पर जो हो रहा है ना कि वो जो फीड कर रहे हैं प्लांट सैप पे ना, केवल वही दिक्कत है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे ही ये क्या करते हैं, अपनी जो साइकिल है उसको अपना कंटिन्यू करते रहते हैं। अब ये जो पेस्ट होता है ये सिग्निफिकेंट डैमेज कॉज कर देता है हमारे शुगर केन क्रॉप को, और काफ़ी ज़्यादा मतलब अब जब रस ही नहीं रहेगा, जो प्लांट रस के लिए जाना जा रहा है अब उसमें रस ही नहीं रहेगा, तो फिर आप क्या खरीदोगे उस शुगर केन को? नहीं खरीदोगे। अगर बड़े स्तर पे देखा जाए और बड़े काफ़ी सारे अगर शुगर केन को ये हार्म कर दे और उसमें रस ना रहे, तो जूस वाले लोग उसे क्यों खरीदेंगे? जो लोग जूस बेच रहे हैं उसे क्यों खरीदेंगे जब उसमें जूस ही नहीं है हमारे शुगर केन में? तो ये क्या होता है ना कि इकोनॉमिकली एक फार्मर को बड़ा ही गंदा इफेक्ट डाल देता है। इसीलिए इसे कंट्रोल करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। दिस इज लाइक, देखिए ये एग है जो कि प्लांट के लीफ पे क्या कर दिया गया है, ले कर दिया गया है, फिर ये निम्फ में बदलेंगे कुछ इस तरीके से। फिर बहुत सारी मॉल्टिंग के बाद आप एक एडल्ट देखोगे जिसका ये आपको रूफ की तरह इनका दिस इज लाइक रूफ की तरह आपको इनका विंग दिखाई देगा, और ये एक आपको चोंच आगे की तरफ दिखाई देगी। इनका माउथ पियर्सिंग एंड शकिंग टाइप का होगा। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल, जैसा हमने बोला कि इन्हें कंट्रोल करना भी हमारे लिए जरूरी है। कंट्रोलिंग शुगर केन लीफ हॉपर सच एज पायरिला इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मैथड। हमने कल भी आपको बहुत अच्छे नोट्स दिए थे हलवा क्लियर वाले, आज भी हम वही करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे स्ट्रैटेजीज बताएंगे, चीज़ें बताएंगे कल से ही रिलेटेड, जो आपको थोड़ा सा रटना है। हम देखिए आपकी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा ईजी बनाने की कोशिश करते हैं, और उसी में हमारी ये भी कोशिश है कि हम आपको पिछले जो हमने राइज वर्क पढ़ाया है उससे काफ़ी सारे पॉइंट मिलते जुलते हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, जिससे अगर आपको एक भी पेस्ट कंट्रोल के लिखने के लिए आ जाए, तो यहाँ पर अगर हम 8 बता रहे हैं तो 4 आपको हम सेम ही बताएंगे सभी में, तो आप वो 4 बिंदास लिख करके आओ। ठीक है, पहला है कल्चरल प्रैक्टिस, जैसे हमने कल आपको बताया था क्रॉप रोटेशन, सेम वही पॉइंट है क्रॉप रोटेशन। ओके, देखिए रोटेशन में हमने जैसे आपको बताया था कि आपको लाइफ साइकिल में ना थोड़ा सा गैप लेके आना पड़ेगा। लाइफ साइकिल लाइक प्लांट की जो एक प्लांटिंग का टाइमिंग है उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, एक बीच में बैरियर लाना पड़ेगा। लाइक दिस इज द फील्ड, ओके दिस इज द फील्ड जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, काफ़ी बड़ा ही फील्ड बना दिया। मान लीजिए कि ये किसी रोहन का फील्ड है। अब ये रोहन क्या कर रहे हैं, रोहन लेकर के आ रहे हैं और शुगर केन के यहाँ पर पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, तो पौधे इन्होंने लगा दिए, ठीक है भाई, सीडलिंग कर दी, प्लांटिंग कर दी, रोपड़ कर दिया पौधों का। अब दिक्कत क्या हो रही है कि ये इसी फील्ड में बार बार शुगर केन लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो फील्ड हमने बनाया है इसी फील्ड में ये बार बार शुगर केन लगा रहे हैं। लाइक देखिए ये शुगर केन इन्होंने फर्स्ट ईयर में लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर शुगर केन लगा दिया, ठीक, कुछ महीनों के लिए। अब शुगर केन आजकल आप देख रहे हो कि 12 महीने हो रहे हैं। ठीक, तो इस फील्ड में उन्होंने शुगर केन लगाया तो 4 महीने के लिए लगा दिया, लाइक मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में लगा दिया। ठीक, अब क्या हो रहा है कि कटाई करने के बाद फिर अप्रैल में उन्होंने फिर से ले आकर के वहीं शुगर केन लगा दिया इसी फील्ड में जल्दी से। ठीक, फिर उन्होंने 4 महीने बाद फिर लगा दिया इसी फील्ड में। तो दिक्कत ये हो रही है कि अगर मान लीजिए शुगर केन इस टाइम पे आया होगा, मान लीजिए शुगर केन लीफ हॉपर यहाँ पे आराम से उड़ रहा है, इस टाइम पे फर्स्ट वाले के टाइम पे ऐसे उड़ रहा है। ठीक, तो अब जब आप इसी फील्ड में दोबारा से लगा रहे हो शुगर केन, तो भी ये बिंदास यहाँ पड़ा हुआ है, वो फिर आएगा, फिर से घूमेगा, फिर तीसरे बार में भी घूमेगा। लाइक उसको अपनी जगह चेंज करने की जरूरत क्या है जब उसको घर बिठाए सब कुछ मिल रहा है। तो व्हाट यू हैव टू डू कि जब आप फर्स्ट वाली कल्टिवेशन, जब फर्स्ट प्लांटिंग कर रहे हो और जब आप सेकेंड प्लांटिंग कर रहे हो, तो उसके बीच में आपको एक ऐसे क्रॉप को ले आकर के लगाना है, एक ऐसा क्रॉप लगाना है ना जो उस शुगर केन लीफ हॉपर को बिल्कुल ना पसंद हो। अब यहाँ पर आपने एक ऐसा प्लांट रोहन ने लगा दिया कि भाई ये लीफ हॉपर जो है ना इसको ये जरा भी नहीं पसंद है, बहुत गंदा लगता है। तो वो क्या करेगा, अपना बोरिया बिस्तर लेके निकलेगा, कहेगा चलो भाई अब यहाँ से निकलते हैं। तो फर्स्ट वाला खाने के बाद जब वो देखेगा कि सेकंड हमारे खाने लायक है ही नहीं, तो फिर वो यहाँ से उड़ करके भागने की कोशिश करेगा और अपने आप पूरी की पूरी जो उनकी संख्या होगी वहाँ से निकल जाएगी। फिर आप सेकेंड टाइम पे लगाओगे तो पहले की तुलना में यहाँ पे संक्रमण होना और खराब होने के चांसेस लाइक 1% और 2% के होंगे। और यहाँ तो 100% है कि भैया अगर तुम लगा रहे हो कंटिन्यूटी में तो फिर क्या हो जाएगा, 100% है कि तुम्हारा दूसरा और तीसरा क्रॉप भी खराब होगा अगर पहला खराब हुआ है तो बीच में डिसकंटिन्यूटी मतलब कि बीच बीच में तुम्हें तोड़ना पड़ता है वो चेन, तब जा करके तुम अच्छे से क्या करोगे, क्रॉप लगा पाओगे।
ठीक है। तो ये चीज़ हमने कल भी आपको समझाई थी कि राइस हो, हमारा कोई भी क्रॉप हो, उसके लिए आपको क्रॉप रोटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन वही बात है ना कि कई सारे इंसेक्ट काफ़ी ज़्यादा शरारती होते हैं, वो इस नेट को काट करके भी निकल लेंगे। तो फिर यही बात है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, लेकिन हाँ, लोग अपनी संतुष्टि के लिए नेट वगैरह भी लगा देते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि बहिष्करण जाल लगा दो आप, ठीक है। तो उससे आप मैकेनिकल कंट्रोल कर लोगे। केमिकल का नाम आ गया तो भाई इंसेक्टिसाइड, द फेवरेट वन। लेकिन वही बात है कि सेलेक्टिव एंड टारगेट यूजेस ही होने चाहिए, तभी जाकर के वो आपको इफेक्टिव दिखाएगा। लाइक सेम बात है कि अगर आप शुगर केन लीफ हॉपर के लिए इंसेक्टिसाइड कोई भी केमिकल छिड़काव करवा रहे हो, स्प्रे करवा रहे हो कि शुगर केन लीफ हॉपर मर जाए, तो वही मरना चाहिए। उसके अलावा आपके प्लांट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पर रह रहे प्रीडेटर्स को कुछ नहीं होना चाहिए, सॉइल को कुछ नहीं होना चाहिए, वाटर को कुछ नहीं होना चाहिए, अदर जो एनिमल्स वहाँ रह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा नेचर मिला करके आपका एक क्रॉप बनाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्रॉप में केवल आप पानी दे रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात हो जा रही है, नहीं। पूरा एक क्लाइमेट जो होता है, पूरे वहाँ के जो नेचर में चीज़ें रह रही होती हैं, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं आपके एक अच्छे क्रॉप के लिए। तो इंसेक्टिसाइड का यूज़ आप तभी करोगे जब आपको उसके बारे में पूरा पता हो। तो आपको रिकमेंडेड एप्लीकेशन, रेट्स, टाइमिंग, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। लाइक हमने कल आपको एक टर्म पढ़ाया था, जुडिशली, ठीक है। विवेक पूर्वक आपको इसका यूज़ करना है इंसेक्टिसाइड का। इंसेक्टिसाइड के यूज़ करने से काफ़ी प्रभाव पड़ता है, लेकिन वही बात है कि इसका जुडिशली यूज़ करना है। मॉनिटरिंग क्या है भाई कि टाइम टाइम पे जा कर के आपको देखना पड़ेगा कि शुगर केन के कहीं किसी लीफ पे कोई लीफ हॉपर आकर के तो नहीं बैठ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम खर्च करेगा। तो इसी वजह से अभी हम आपको आगे आईपीएम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझाएंगे। रेजिस्टेंट वैरायटी लेकर के आ जाओ, शुगर केन की ऐसी वैरायटी लेके आ जाओ जो शुगर केन जो लीफ हॉपर है उसको पसंद ही ना आए। लाइक कल भी हमने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आप बर्गर लवर हो और जो आपका नॉर्मल बर्गर है उसमें केवल से केवल आपके सैलेड पड़ रहे हैं और कुछ टिकिया पड़ रही है और ब्रेड है, केचप है, तो ये 4 चीज़ों से आपका बर्गर तैयार हो जा रहा है और वो आपका अगर फेवरेट है, और कोई तीसरा इंसान आकर के आपको उसी बर्गर में चीज़, मेयो, केचप, फिर फलान ढिमकान 50 चीज़ उसमें सब कुछ डाल के दे दे, तो भले उसने मॉडिफाई कर दिया लेकिन आपको वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो पसंद है वो एक नॉर्मल सा बर्गर है, वो फैंसी 50 चीज़ वाला नहीं है। तो सेम चीज़ जो लीफ हॉपर है वो भी करता है, उसका जो नॉर्मल सा जो नेचुरल वाला है उसका टेस्ट है वो नेचुरल गन्ने वाला ही वो खाएगा। वो कोई भी वैरायटी ऐसी नई जो वैरायटी बनाई जा रही है यूज़ करके उसके वो अपोज रहेगा। तो ऐसी वैरायटी लेकर के आइए जो लीफ हॉपर को पसंद ही ना हो और वो जा कर के खाए ही ना। जब खाएगा नहीं तो आक्रमण कहलाएगा नहीं, ठीक है। तो रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ कर सकते हो। फिर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हो जिसमें लॉन्गर टर्म कंट्रोल होता है, बीइंग एब्जॉर्ब्ड इनटू द प्लांट टिश्यू, सॉयल में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये तो मत ही करो भाई, सिस्टमेटिक मत ही करो, लेकिन अच्छा होता है, सिस्टमिक भी होता है, लॉन्गर टर्म कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप एक ही फील्ड में एक ही चीज़ लगा रहे हो, एक ही क्रॉप बार बार लगा रहे हो ना, तो वहाँ के लिए सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड ज़्यादा अच्छा होता है। अर्ली हार्वेस्ट मतलब ये कि शुगर केन जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो आप उसकी कटाई कर लो, ज़्यादा दिनों तक मत रुके रहो कि लीफ हॉपर आकर के आक्रमण कर लें, ठीक है। तो दीज आर सम वेज जिससे कि आप बहुत ही अच्छे से इसका पेस्ट कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल, जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, उसकी अप्रोच से आपको ये बताया जाता है कि आप एक केवल से केवल कल्चरल प्रैक्टिसेस मत करें, साथ ही साथ कल्चरल में आप क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं तो क्रॉप रोटेशन भी करें। उसी के साथ आप जो भी क्रॉप की कटाई कर रहे हैं उसी टाइम पे जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे जला दीजिए, वीड हटा दीजिए। फिर उसी टाइम आप अपने नेट्स को भी लगाइए, हो सके तो थोड़े बहुत इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करवा दीजिए। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे आपके मल्टीपल्स जो वेज हैं उनको मिलाइए और फिर जा कर के एक निष्कर्ष निकालिए। तो यहाँ हमने आपको एक एक करके 8 तरीके बताए हैं, तो आईपीएम में आपको बताया जाएगा कि आप 5 से 6 तरीके एक ही साथ कर लो, तो वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो बताए, मतलब रिजल्ट दिखाएगा। It's important to tailor strategies to local condition and consider potential impact on non-targeted organism and the environment. आप 3-4 चीज़ें ऐसी चीज़ें करना जो तुम्हारे अनदर इन्वायरमेंट, अनदर जो आपकी सराउंडिंग नेचर है उसको अफेक्ट ना करे,
ठीक है। तो इसी वजह से आप देखते हो कि केमिकल वगैरह का यूज़ सख्त मना होता है। काफ़ी सारे जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हैं दे आर बैन बिकॉज कि उनका बहुत गलत इफेक्ट हमारे एक्वेटिक लाइफ पे भी पड़ रहा था, सॉइल पे तो पड़ ही रहा था और हमारे न्यूट्रिशन जो वैल्यू है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। तो इसी वजह से आपको थोड़े कल्चरल बायोलॉजिकल जो एक नेचुरल चीज़ें हैं उस पर ध्यान दे करके आप क्रॉप रोटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें करवाओ, आपका सभी पेस्ट कंट्रोल हट जाएगा। ठीक है। उसके बाद कंसल्ट कर लो, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका कंसल्ट कर लिए। लोकल जो एग्रीकल्चर है एक्सपर्ट हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, उनसे जा कर के आप गाइडेंस लीजिए कि हमारे रीजन में ये दिक्कत आ रही है, इतना आक्रमण हो रहा है, कैसे हम इसे सही करें। तो इसका कंसल्टेशन आप लोकल एग्रीकल्चर जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कृषि विशेषज्ञ होते हैं, उनसे जा कर के आप ले सकते हो। ठीक है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग योर पेस्ट कंट्रोल। तो रोडेंट क्या होते हैं? रोडेंट्स जो होते हैं वो डाइवर्स ग्रुप होते हैं मैमल्स में, और ये ऑर्डर रोडेंशिया से बिलोंग करते हैं, मतलब कि उन्हीं से संबंधित होते हैं। ठीक है। इनमें आप देखोगे माइस आएंगे, रैट, दोनों को ही हम चूहे बोलते हैं, स्क्वेरल जो हमारी गिलहरी होती हैं, बीवेयर, उदबिलक जो होते हैं, ये सभी जो प्रजातियां हैं ये रोडेंट की स्पीसीज में आती हैं। जैसे ये हमारे माइस हो गए, ये रैट हो गए, दिस इज़ आवर क्यूट गिलहरी, और ये हो गए उदबिलाव जिसे हम बीवेयर कहते हैं, और ये ज़्यादातर आपको गांव वगैरह में सुनने और देखने को मिलेगा। ठीक है। कुछ जनरल पॉइंट्स हैं रोडेंट से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग कि इनकी डाइट क्या होती है। कुछ सामान्य बिंदु में अगर हम सबसे पहले देखें तो इनका आहार क्या होता है। रोडेंट जो होते हैं ये वाइड रेंज ऑफ डाइट दिखाते हैं, मतलब कि इनके आहार एक ही नहीं काफ़ी सारे होते हैं, जिसमें ये इंक्लूड करते हैं, शामिल है इनमें क्या क्या, बीज खाते हैं ये जिसे कि हम सीड कहते हैं, फिर ये फल भी खाते हैं जिसे हम फ्रूट कहते हैं, मेवे नट्स वगैरह खाते हैं जैसे कि काजू बादाम किशमिश हो गया, फिर वेजिटेशन वनस्पति वगैरह भी ये आराम से खा लेते हैं, और सम स्पीसीज में ये इंसेक्ट भी खाते हैं। कुछ प्रजातियां जो होती हैं रोडेंट्स की, ये आप देखोगे कि इंसेक्ट्स भी खाएंगे, कीड़े भी खाएंगे। ठीक है। कुछ जो होते हैं वो एग्रीकल्चरल में एज अ पेस्ट आप देखते हो, क्या एज अ पेस्ट आप देखते हो, मतलब कि कुछ जो होते हैं वो कीट के रूप में भी जाने जाते हैं, और ये डैमेज कर देते हैं बहुत सारी क्रॉप को जो कि फसलें होती हैं, और भंडारीय भोजन जो होता है उसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। तो हमने यही देखा कि इनके आहार में एक फूड नहीं है, एक ही खाना नहीं खाते हैं, काफ़ी सारे खाते हैं, जिसमें आप सीड वगैरह देखते हो, फ्रूट नट वेजिटेशन ये सब खाते हुए देखते हो। कुछ जो होती है वो इंसेक्ट भी होते हैं, खा लेते हैं, और कुछ जो होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं, वो एज अ पेस्ट काम आते हैं एग्रीकल्चर कृषि में, और वहाँ पे जाकर के वो फसलों को बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं। और जो लोग एक स्टोर फूड रखते हैं, स्टोर फसलें रखते हैं, या फिर कोई भी खाना वगैरह उन्होंने स्टोर करके स्टोरेज रूम में रखा हुआ है, तो वो उसे भी जा करके नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो डाइट आपको समझ में आया। हमारे रोडेंट का रिप्रोडक्शन बताते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है रोडेंट्स में ये नन होता है फॉर द प्रोलिफिक रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी इनके पास होती है, प्रचुर प्रजनन क्षमताएं इनमें आप देखते हो। दे ऑफन हैव अ हाई रिप्रोडक्शन रेट, इनके रिप्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, विथ शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड एंड अ लार्ज लीटर, मतलब ये कि इनका गेस्टेशन पीरियड, जैसे हम लोग का गेस्टेशन पीरियड क्या होता है ह्यूमन बींग का 9 मंथ का होता है, 9 महीने पेट में ही बच्चा रहता है। तो जो हमारे माउस जो हमारे रोडेंट्स होते हैं ना, इनमें गेस्टेशन पीरियड बहुत छोटा होता है, मतलब कुछ महीनों का ही होता है, और बड़े नंबर्स में ये क्या करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं। दिस कंट्रीब्यूट देयर पॉपुलेशन ग्रोथ इन वेरियस इन्वायरमेंट, और पॉपुलेशन ग्रोथ इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक आप देखते हो एक बार अगर जो चूहे होते हैं अगर वो यंग वंस को पैदा कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा पैदा करते हैं, मतलब गिनती में अगर देखें तो इनका गेस्टेशन पीरियड छोटा होता है, और जो संख्या है इनकी ये काफ़ी बड़ी होती है। ओके। उसके बाद इनके हैबिटेट की बात करें तो रोडेंट जो होते हैं ये हाईली अडेप्टेबल होते हैं, किसी भी जगह पे रखो ये रहने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत सारे वेरियस हैबिटेट वर्ल्ड वाइड में पाए जाते हैं, अर्बन एरिया से लेकर के फॉरेस्ट तक, ग्रासलैंड से लेकर डेजर्ट तक आपको ये रोडेंट दिखेंगे, गांव से लेकर शहर तक, फिर पूरा फॉरेस्ट तक। ओके। और उसके बाद ग्रासलैंड मतलब कि हरे भरे क्षेत्र से लेकर के डेजर्ट एकदम सूखे क्षेत्र तक ये आपको दिखाई देंगे। तो इनका
जो हैबिटेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होता है, दे आर वेरी मच अडेप्टेबल, ठीक है, अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं और शहरी क्षेत्रों से लेकर जंगलों, घास के मैदानों से लेकर रेगिस्तानों तक दुनिया भर में ये विभिन्न आवासों में पाए जा सकते हैं। अगर हम डिसीज़ वेक्टर की बात करें, ठीक है, तो कुछ रोडेंट जो होते हैं वो डिसीज़ भी कैरी करते हैं जो कि ट्रांसमिट किया जाता है ह्यूमन के अंदर, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू टिक्स, फ्लाइज एंड दैट इन्फेस्ट देम, ठीक है, मतलब कि ये बीच के वेक्टर बन जाते हैं। व्हाट इज वेक्टर? के बीच में आकर के ये एक मीडियम बन जाएंगे। दिस इज द ह्यूमन, ओके, और ये मान लीजिए कि कोई फ्लाई वगैरह हो तो इसका ये इन पे चढ़ेंगी, कोई भी पैथोजन हो, ये इसको जो रैट होगा, ये जो रैट है ये कैरी करेगा और फिर कैरी करके ह्यूमन, अगर खाने होने में जाकर के रैट ने किसी खाने को जूठा कर दिया, आप उसे खा लेते हो, तो वो जो पैथोजन है अब वो आपके खाने में चला आया बिकॉज ऑफ द रैट, तो फिर ये आपको भी क्या करेगा? इन्फेक्ट करेगा। ओके, तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमने पढ़ा कि रोडेंट जो होते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट, तो हैबिटेट में ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये अडेप्टेबिलिटी शो करते हैं। अगर हम इनकी डाइट की बात करें तो एक ही नहीं, काफ़ी सारे खाने खाते हैं और पेस्ट की तरह भी ये नज़र आते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन हाई रेट का होता है, इनमें गैस्टेशन पीरियड कम होता है, संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद ये एज अ वेक्टर भी आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, जो कि डिसीज ट्रांसमिट करते हैं टू द ह्यूमन, जो हमारे आम इंसान हैं उनके पास जाकर के ये डिसीज कॉज करते हैं। अगर हम इनकी लाइफ साइकिल की बात करें कि रोडेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है, तो रोडेंट की लाइफ साइकिल में आप माइस और रैट वगैरह अगर हम देखें एग्जाम्पल में, तो जनरली कंसिस्ट होती हैं कुछ सेवरल स्टेजेस से। पहली स्टेज होती है बर्थ की, जन्म की, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि रोडेंट जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं एंड एज रिलेटिवली अनडेवलप्ड यंग, छोटे से होते हैं। जो एग्जैक्ट गेस्टेशन पीरियड होता है वो वेरीज करता है स्पीसीज से स्पीसीज, मतलब कि माइस में अलग, रैट में अलग, स्क्वारल में अलग, ठीक है, बीवेयर में अलग, तो ऐसे अलग अलग होते हैं, लेकिन रिलेटिवली ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हो, मतलब क्या होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। लेकिन रिलेटिवली हमारे रोडेंट्स के जो गेस्टेशन पीरियड होते हैं वो और मैमल्स से क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, तो अपेक्षा कम होती है इनकी कृतंकों की अपेक्षाकृत, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई छोटे से ये जन्म ले लिए, यंग वन में छोटे से आए, आफ्टर बर्थ जो मदर होती हैं वो केयर करती हैं, मतलब क्या कि नर्सिंग, अब देखभाल करेंगी, नर्सेस करती हैं उस छोटे से रोडेंट की, और फिर ये जब रोडेंट थोड़े से डिपेंडेंट होने लगते हैं नरिशमेंट के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए अपने अर्ली स्टेज में, तो अब उनकी जो माँ होते हैं, जो भी उनके पिता होंगे, मतलब माँ को ही मान लो, तो वो जा करके क्या करेंगी, खाना ढूंढेंगे और उनको ला करके देंगी। तो फर्स्ट वन की माँ पैदा करती हैं, उसके बाद उनको क्या करती हैं, पालती हैं, पोसती हैं, मतलब कि वो बहुत अच्छे से उनकी केयर करती हैं, जिसे हम नर्सिंग कह रहे हैं, ओके। उसके बाद जुवेनाइल स्टेज आती है, तो ठीक है, देखो देखभाल करती हैं और इस प्रारंभिक चरण के दौरान वे पोषण और सुरक्षा के लिए उस पर निर्भर होते हैं, मतलब ये कि नर्सिंग फेज में जो यंग वन अभी पैदा हुआ है वो अपनी माँ के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर रहता है कि उन्हें वो पोषण प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। जुवेनाइल स्टेज जो किशोरावस्था होती है, यहाँ पर जो यंग रोडेंट्स होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। फिर जब ये रैपिड डेवलपमेंट होती है कि बहुत तेज़ी से इनमें विकास हो रहा होता है, तो उस वक्त ये स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोर करना, अपने सराउंडिंग में घूमना उमना स्टार्ट करते हैं। ग्रेजुअली ये काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। देखो चल क्या रहा है ना कि यंग वन पैदा हुए, फिर उनकी नरिशमेंट हुई, थोड़ी केयर हुई, फिर वो जुवेनाइल स्टेज में गए, वहाँ पे वो जा कर के थोड़े इंडिपेंडेंट होने लगे। जब नर्सिंग स्टेज चल रही थी तो वो अपनी माँ के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन जुवेनाइल स्टेज आते आते उन्होंने क्या किया, थोड़ा घूमा घामा, अपने इन्वायरमेंट से वो इंटरेक्शन उनको मिला और उसके बाद से वो क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट होने के बाद दे बिकम एडल्टहुड, रोडेंट मैच्योर हो जाते हैं, सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। ये टाइम जो होता है, इस टाइम तक रीच करते करते एडल्टहुड जो होता है वो बन जाता है। और ये एडल्टहुड बनना रोडेंट की, जैसे हमने बताया ना, काफ़ी सारे हैं, माइस है, रैट है, स्क्वायरल है, बीवेयर है, तो सब में एडल्टहुड की टाइमिंग सेम नहीं है, सब डिफरेंट होता है स्पीसीज में, ओके। फिर एडल्टहुड बनने के बाद जब सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं फिर वो करेंगे रिप्रोडक्शन। फिर एडल्टहुड जो है वो इंगेज हो जाते हैं मेटिंग के लिए, जो साइकिल होती है फिर कंटिन्यू करती है, मेटिंग होगी, कॉपुलेशन होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा, उसके बाद आप जाइगोट का फॉर्मेशन देखोगे, मतलब वही है ना, फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन, फिर नया यंग वन पैदा होगा, फिर नया यंग वन की नर्सिंग होगी, फिर वो जुवेनाइल स्टेज में जाएगा, फिर वो एडल्ट बनेगा, फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा, तो दिस साइकिल विल कंटिन्यू एंड गोज ऑन, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी चलती रहती है, ठीक है। जो स्पेसिफिक होता है लाइफ साइकिल में वो वेरी करता है अमंग डिफरेंट रोडेंट स्पीसीज एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर।
बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी इनका रिप्रोडक्शन क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे कि फूड की अवेलेबिलिटी हो गई, प्रिडेशन हो गया, ये इनके लाइफ साइकिल को डायनामिक मतलब गतिशील होता है, इनका लाइफ साइकिल चेंज होता रहता है। अगर फूड अच्छे से मिला तो फिर रिप्रोडक्शन भी अच्छा होगा, फूड सही से नहीं मिला तो डेथ हो सकती है, ठीक से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर प्रिडेशन मतलब क्या कि जो इनका परिणीय कारक में जो इनका शिकार, जो इनके शिकार कर रहे हैं, जैसे चूहे, चूहे का शिकार कौन करता है, बिल्ली करती है, तो अगर जाके शिकार कर लिया, खा लिया, तो वो भी अफेक्ट करेगा ना। तो इस चक्कर में इनमें इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है ये भी बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन के लिए मतलब एक रोल निभाता है। एडिशनली देखें तो रोडेंट जो होते हैं ये अडेप्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं और ये अलाउ करते हैं डिफरेंट हैबिटेट एंड कंडीशंस में। रोडेंट जो होते हैं अगर उनके पेस्ट कंट्रोल की बात करें तो बहुत सारी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स एंड एक्टिव कंट्रोल स्ट्रैटेजीज आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि अब आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। पेस्ट कंट्रोल के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे आप इन रोडेंट्स को क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, क्योंकि दे आर पेस्ट। अब ये एग्रीकल्चर में भी जा करके नुकसान पहुंचाएंगे, स्टोरेज में भी जाके नुकसान पहुंचाएंगे और आपको डिसीज भी पहुंचाएंगे, तो इन्हें रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले तो सीलिंग एंट्री पॉइंट, जहां से आपको दिखाई दे रहा है कि रोडेंट आपके घरों में घुस रहे हैं, स्टोरेज रूम में घुस रहे हैं, उसे बंद करो। जैसे कि rodent can enter building through small cracks and openings. Identify the seal these entry point and prevent rodent for gaining access। मतलब ये तो आपके घरों में अगर छोटे छोटे ऐसे होते हैं ना कि ओपनिंग है कहीं भी, तो उसे बंद करो, उसके वजह से आपके घरों में बहुत ज़्यादा रोडेंट्स घुस सकते हैं और वो डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज आवर सीलिंग एंट्री पॉइंट। सेकंड इज सैनिटेशन, कीप एरिया क्लीन एंड फ्री फ्रॉम फूड डेब्रिस। प्रॉपर सैनिटेशन रिड्यूस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एन जो आपके इन्वायरमेंट फॉर रोडेंट। मतलब ये कि अगर आप साफ सफाई रखते हो और जो खाद्य सामग्री है, जो खाने की सामग्री है, उसे भी अच्छे जगह रहते, फ्रिज वगैरह में रख दो, मतलब खुले में मत छोड़ो, गंदगी मत रखो, क्योंकि अगर ये खुले में रहा, थोड़ी बहुत गंदगी रही, तो ये अट्रैक्शन है फॉर द रोडेंट, वो आएंगे आपके घरों में। तो इसी वजह से उन चीज़ों को आप ना करो जिससे कि रोडेंट आपके घरों में आए ही ना। जब उसके काम का चीज़ मिलेगा ही नहीं तो वो आपके घरों में आएंगे ही नहीं। फिर तीसरा है ट्रैप, ठीक है। ट्रैप में बहुत सारे आपको पता चल जाएगा, जैसे कि स्नैप ट्रैप आता है, ठीक है, स्नैप ट्रैप्स हो गए, ग्लू ट्रैप्स हो गए, लाइफ ट्रैप हो गया। इन्हें यूज़ करके आप कैप्चर कर सकते हो और रोडेंट को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। प्रॉपर प्लेसमेंट इज क्रूशियल फॉर देयर इफेक्टिवनेस। मतलब ये कि देखते हो चूहेदानी आती है जिसमें चूहे पकड़े जाते हैं, तो वो आप अच्छे से रखो, उसमें खाना वाना फंसा करके, तो आप चूहे पकड़ लो, फिर ले जा करके बाहर छोड़ दो, फिर वही हालांकि वो दूसरे घर में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्लू ट्रैप में क्या होता है कि आजकल नया आया है कि ग्लू ट्रैप एक नॉर्मल सा एक पैड नुमा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये ऐसा कुछ बना होगा पैड नुमा, जैसे आपने आपने एग्जाम पैड दिए देखे हैं आपने, तो एग्जाम पैड नुमा ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, उस पर ग्लू लगा होगा। अब जैसे ही जो रोडेंट है ना, जैसे ही जो रोडेंट है वो इस पर आता है, तो वो क्या करेगा, इस पर चिपक जाएगा और फिर वो चिपका ही रह जाएगा। और ये ग्लू थोड़ा ना हार्ड भी होता है, तो हो सकता है कि वो मर भी जाए, ठीक। तो और लाइफ ट्रैप भी होता है। तो देखो अब भाई अब मेरा दिल तो कमज़ोर है, अब हम क्या करेंगे, हम भाई उसे पकड़ के कहीं और ले जाके छोड़ सकते हैं, बट ये करना, ग्लू ट्रैप वगैरह लगाना, लाइव ट्रैप लगाना, ये सब चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उस पर चिपका रहेगा, मरा रहेगा। आई कैन नॉट सी दिस, ओके। तो इसलिए आप ये कोशिश करो ना कि आप हाइजीन रखो, जितना आप हाइजीन रखोगे ना, आप उतना ही एक होता है ना अच्छे से रहोगे, ठीक है। और जो लोग देख सकते हैं फिर दे कैन यूज़ दिस कि ग्लू ट्रैप ले लो, लाइफ ट्रैप ले लो, इन सभी का आप यूज़ कर लो। और प्रॉपर प्लेसमेंट रखना, जैसे मेरे घर है, मेरे घर डॉग है, ठीक है, तो अब उसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा ना कि कहीं ये जो ग्लू ट्रैप है या फिर कोई भी ट्रैप हम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी मेडिसिन, अगर हम चूहे मारने वाली दवा भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसको अपनी उसी जगह पे रखें जहाँ पे चूहे आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम कहीं भी उठा के फेंक दिए, फिर वो दूसरे जानवर, जैसे मेरे घर में अगर डॉग है तो अगर वो उसे खा लेता है, वो उससे भी अफेक्ट करेगा, ठीक है, और फिर उसकी इफेक्टिवनेस भी नहीं दिखेगी। तो जो जहाँ आप जान रहे हो कि चूहे की यहाँ पर आक्रमण हो रहा है, तो वहीं ले जाकर के उसे रखो, चूहा उसे खाएगा, फिर मर जाएगा, ऐसा कुछ आप सिस्टम देखते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज आवर रोडेंटिसाइड। इसमें आप केमिकल बेट्स यूज़ करते हो, जैसे कि रोडेंटिसाइड, जिसमें आप पॉइजन रोडेंट, जैसे ना वही बात है, दवा मारना, सॉरी चूहे को मारने वाली दवा। तो दिस शुड बी यूज्ड विद कॉजन विद सेफ्टी गाइडलाइन एंड कंसिडरिंग द पोटेंशियल ऑफ नॉन टारगेटेड एनिमल। हमने वही बताया कि भाई दवा तुम रख रहे हो रोडेंट के लिए तो वही मरने चाहिए, ऐसे नहीं है कि तुम किसी और ऑर्गेनिज्म या किसी और एनिमल को मार दो। तो बहुत ही प्रॉपर सेफ्टी के लिए सेफ्टी के साथ आपको
इसको यूज़ करना है रोडेंटिसाइड को। फिर फिफ्थ है अल्ट्रासाउंड सोनिक डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस होती हैं जो ये क्लेम करती हैं कि वो रोडेंट्स को भगा सकती हैं अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज निकाल करके, और ये अभी भी ये क्या है ना डिबेटेड है, मतलब इस पे इसकी प्रभावशीलता पे अभी भी बहस चलती है कि क्या सच में जो अल्ट्रासोनिक डिवाइसेज हैं वो सच में क्या रोडेंट को भगा सकती हैं। तो अभी माना जा रहा है कि हाँ, लेकिन तो भी बहस चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद प्रीडेटर्स आप रख लो, जैसे कि आपके घर में अगर कैट वगैरह है, ठीक है, देख रहे हो खुश है एकदम, यो अगर इसे चूहा मिल जाए तो खा लेगी। तो नेचुरल प्रीडेटर्स में लाइक कैट वगैरह हो गए, डॉग वगैरह हो गए, दे हेल्प टू कंट्रोल रोडेंट पॉपुलेशन, ठीक है। ये हेल्प करते हैं, मार देंगे या फिर खा जाएंगे, डॉग तो नहीं खाते हैं बट ये जो कैट वगैरह है ये खा लेते हैं, मार देंगे डॉग, ठीक है, लेकिन खाएंगे नहीं। हाउएवर रिलाइंग सोलली ऑन प्रीडेटर इज़ नॉट सफिशिएंट। वही बात है कि आप सिर्फ इन्हीं लोगों पे नहीं रह सकते हो। ऐसा लाइक बिल्ली पाल दी है, उसके बाद बिल्ली खा ही नहीं रही है तो आप नहीं रह सकते हो, उसका मन ही नहीं है खाने का, तो आप ज़बरदस्ती थोड़ी खिलाओगे या चूहा उसको पकड़वाओगे। तो बस ये डॉग एंड कैट का यूज़ करना भी इज़ नॉट एनफ अगर आपको सच में चाहिए इफेक्टिवनेस देखना तो। फिर प्रोफेशनल एक्सटर्मिनेशन, बहुत सीवियर इन्फेस्टेशन, मतलब अब सीवियर जैसे कि पूरे खेतों में ही चूहे फैले हुए हैं तो वो सीवियर कहलाएगा। ये नहीं कि आपके घर में 5 है तो वो सीवियर कहला देगा, नहीं, खेतों में बहुत सारे हैं तो वो सीवियर इन्फेस्टेशन कहलाएगा। तब आप प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल से बात करो, सर्विसेज से, और वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्या करना है, यूज़ करना है, क्या क्या यूज़ करना है, कैसे चीज़ें सही होंगी और कैसे रोडेंट जो होंगे वो भागेंगे। ये सब आप प्रोफेशनली पता कर सकते हो। इट इज़ एसेंशियल टू अप्रोच रोडेंट कंट्रोल सिस्टमेटिकली कंबाइनिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज। बहुत सारे स्ट्रेटजीज अपनाओ, तो लाइक रोडेंट के लिए आप ले आकर के बिल्ली भी पाल लो, फिर आप ग्लू वाला भी यूज़ कर लो, आप क्या कहते हैं दवाइयाँ भी छिड़कवा दो। तो ये सारी चीज़ें मल्टीपल स्ट्रेटजीज अपनाओगे तो तुम्हें ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, ये बोला जा रहा है। रेगुलर मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। अगर आप यही रख लेते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें, तो बीमारियां वैसे ही ख़त्म हो जाएगी अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस रखते हो, सफाई रखते हो। तो ना है लोकल रेगुलेशंस को, गाइडलाइंस को, केमिकल कंट्रोल मेथड्स, जब आप यूज़ कर रहे हो कोई भी केमिकल यूज़ कर रहे हो रोडेंट के खिलाफ एक लार्ज नंबर पे, तो आपको लोकल रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए तभी यूज़ करोगे। ऐसे ही कोई केमिकल उठा के नहीं यूज़ करोगे, बिकॉज इट विल गोना अफेक्ट द अदर एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है। तो डेट्स ऑल अबाउट द रोडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर सिलेबस। लाइक रोडेंट वाला जो टॉपिक था उसमें बस इतना ही पढ़ना था, ठीक है। तो पेस्ट कंट्रोल में तुमने देख ही लिया, रोडेंटिसाइड वगैरह याद कर लेना जरूर से, क्योंकि ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ओके। अब एक और आपके लिए बचा है, आई थिंक 2 बचे हैं ना, मॉस्किटो एंड टर्माइट, तो उसे भी ख़त्म करके यूनिट 7 हम ख़त्म कर देंगे, सॉरी यूनिट 6 ख़त्म कर देंगे, एंड देन 2 यूनिट आपकी और बची है, फिर उसे भी देखेंगे। थोड़ी तबीयत अभी नहीं ठीक चल रही है, दैट्स वाई 2 दिन वीडियो भी नहीं आई, और आज आई भी है तो थोड़ी डल ही लग रही होगी आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।